बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर का है उसको स्टार्ट करना है। इस चैप्टर के अंदर हम फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करेंगे और फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर सबसे पहले हमने सॉलिड्स की जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो डिस्कस करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आप ऑलरेडी क्लास मैट्रिक में 10th में इसको पढ़ भी चुके हैं। तो बेसिकली रिवीजन का एक लेक्चर जो समझ लें है जिसमें आप जो है ना बड़ी छोटी छोटी बातों को क्या करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। इसकी बेस पर आगे स्टडी करना क्या होता है वो हमें आसान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स से क्या मुराद है। देखिए, जब भी आप किसी सॉलिड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक अरेंजमेंट की फॉर्म, एक एरे की फॉर्म में जो है ना उसने अपने आप को अरेंज किया होता है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। जैसे मैंने छोटा सा एक क्या कहते हैं समझे कि अरेंजमेंट आपके सामने शो किया हुआ है। ये जो है ना इक्वली स्पेस्ड ये एक अरेंजमेंट लिया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ, लाइक जैसे मैंने ये पकड़ के खींच दिया इसको, जैसे मैंने इसको खींचा है तो देखिए इसकी शेप क्या होगी, वो चेंज होगी। पहले शेप इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में थी, ऐसे ये रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है ना स्क्वायर आ गई, तो ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म में इसकी शेप आ गई। तो ये डीफॉर्मिंग फोर्स है। डीफॉर्मिंग फोर्स ने क्या किया, इसके अंदर जो है ना इसकी शेप को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जब शेप में चेंज आता है तो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है, जो लेटिस के दरमियान डिस्टेंस है वो वेरी हो जाते हैं और आपका जो सॉलिड है वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या हो जाता है, ये मालिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाती है। जब भी आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे एक फोर्स डेवलप हो जाएगी जो इसको रीगेन करवाएगी, कोशिश करेगी कि ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशंस में आ जाए, लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ डीफॉर्म्ड सॉलिड, कि ये आपका सॉलिड क्या हो गया, वो डीफॉर्म हो गया। अब ये जो डीफॉर्मेशन है इसके अंदर परमानेंट भी आ सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। मिसाल तौर पे अगर आप इस डीफॉर्मिंग फोर्स को इससे रिमूव करते हैं और ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है, तो इस मतलब है इसके अंदर जो डीफॉर्मेशन हुई है वो क्या है, वो टेम्परेरी डीफॉर्मेशन थी। लेकिन अगर रिमूव करने के बावजूद अपनी पहले वाली पोजीशंस पर नहीं आते, पहले वाली शेप को गेन नहीं करता, पहले पोजीशंस पर एटम वापस नहीं आते, तो इसका मतलब है इसके अंदर चेंज आया वो क्या है, वो परमानेंट चेंज हो गया। ठीक है जी। तो आप देखते हैं जी अगली टर्म जो क्या है इसके अंदर वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बॉडी की उस एबिलिटी का नाम है कि जब हम इसके ऊपर से रिस्टोरिंग फोर्स को रिमूव करते हैं और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर देता है। यानी आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स दे रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। दैट एबिलिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और अगर परमानेंट चेंज चले गए, ये टेम्परेरी चेंज था, अगर परमानेंट चेंज में चले गए हैं तो वो गेन नहीं कर पाएगा एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट होती है, जब तक ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करें वापस आ जाता है वो इलास्टिसिटी, और अगर वापस नहीं आता तो क्या होती है इसकी प्लास्टिसिटी। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आई, जैसे मैंने बताया कि जब आपने इस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट अंडर स्ट्रेस आ गया, तो इस वजह से इसके लिए इसके अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। वो जो आपने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई है उसको पर यूनिट एरिया पे डिवाइड कर दें तो उसका क्या कराएगी, इसके अंदर कितना स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस क्या चीज़ है, डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल यूनिट्स वही है, सिंपल। स्ट्रेस की 3 टाइप्स है। अगर हम ऐसा स्ट्रेस लगाएं कि उसकी सिर्फ लेंथ में चेंज आए, यानी उसकी सिर्फ लेंथ में चेंज लगाए, यानी जो जैसे ये सपोज आपका रॉड है, अगर मैं इसकी लेंथ के पैरेलल इस पर फोर्स लगाता हूँ या पैरेलल इसको कंप्रेस करता हूँ या इसको जो है ना स्ट्रेच करता हूँ, तो इसके अंदर जो चेंज आएगा उसकी लेंथ में चेंज आएगा। तो फिर इस तरह के स्ट्रेस का नाम क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा इसके अंदर है जी कंप्रेसिव, कंप्रेशनल या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये जो है ये इस तरीके से कि जब हम उस पर स्ट्रेस लगाएं तो वो स्ट्रेस उसके वॉल्यूम में चेंज पैदा करे, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आए। लाइक आप एक बॉल पकड़ लें, आप उस बॉल को इस तरीके से दबाएं कि उसकी जो शेप चेंज ना हो,
ठीक है, बॉल की जो स्फीयर शेप है स्फीयर है, लेकिन हर डायरेक्शन से वो क्या हो जाए, इस तरीके से फोर्स लगे कि बॉल की सिर्फ साइज़ क्या हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए, छोटा हो जाए। आप एक बॉक्स ले लें, आप एक क्यूब ले लें, उसको हर तरफ से, जैसे लाइक दिस रूम, आप इसको हर तरफ से, हर वॉल से इसको फोर्स लगाएं, ये रूम का साइज़ छोटा कर दें, आप खींच के रूम का साइज़ बड़ा कर दें, लेकिन शेप जो है वो आप क्या कर दें, उसकी चेंज कर दें। तो क्या लेते हैं आप, किसको क्या, इसकी शेप चेंज ना करें, सॉरी, आप इसकी सिर्फ वॉल्यूम को चेंज करें, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये कंप्रेशनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेस लगाएं और स्ट्रेस की वजह से सिर्फ उसकी क्या शेप में चेंज आए, बाकी ना वॉल्यूम चेंज हो ना लेंथ चेंज हो, तो हम ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, हम इसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेस लगने के नतीजा में उसकी जो शेप के अंदर चेंज आया, जो डीफॉर्मेशन आया है, तो डीफॉर्मेशन को मेजर करना स्ट्रेन कहलाता है। तो स्ट्रेन क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ डीफॉर्मेशन इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो डीफॉर्मेशन हुई है, लेंथ में चेंज आया, उसके वॉल्यूम में चेंज आया, उसकी शेप में चेंज आया, ये जो डीफॉर्मेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेन। जिसको और तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन शेप। अब फ्रैक्शनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रैक्शन कहते हैं चेंज को जब आप ओरिजिनल पे डिवाइड करते हैं, उसकी लेंथ के चेंज को ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब जैसे इसकी तीन मतलब आप देख रहे हैं, शेप के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से और लेंथ के लिहाज से, जैसे इसकी तीन तरह की स्ट्रेस थी, तो तीन तरह की क्या होगी, इसमें स्ट्रेन होगी। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है, पहले टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में मैंने क्या कहा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ऐसे कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जब आप चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो भी चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ऐसे क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या जी, ये शेप के लिहाज से, लाइक जैसे ये आपके पास एक बॉक्स है, एक क्यूब है, आप इसके किसी एक सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, ये क्यूब था, जैसे ये आपका कोई भी बॉक्स है, इसके ऊपर आपने पैरेलल फोर्स लगाई, इससे क्या हुआ, इस थोड़ा सा टिल्ट हो गया, जैसे रेड कलर का जो बनाया है ये बाद में टिल्ट हो गया, जिससे इसकी शेप में तो चेंज आया, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसकी कोई लेंथ चेंज नहीं हुई। तो फिर हम इसके अंदर जो शेप में चेंज, ऐसे कैसे निकालेंगे, कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ, इसको बोलते हैं चेंज इन डेल्टा ए, चेंज इन लेंथ, यानी ये इसकी जो लेंथ है कितनी आगे हुई, पोजीशन कितनी चेंज हुई, इसको डेल्टा ए कह रहे हैं। और ये इसकी क्या टोटल एक साइड है जिसको अब इसकी साइड ए कह रहे हैं। तो भाई डेल्टा ए ओवर ए जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा। जब ये एंगल बहुत छोटा हो tan थीटा थीटा के बराबर ही होता है। ये हम ऑलरेडी जो है इसको पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ, तीन टाइप्स हैं जो किसकी हैं जी, वो स्ट्रेन की हैं जी। इसके बाद हमारे पास है जी कुछ इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, मॉडुलस इलास्टिसिटी बेसिकली रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, यानी कितना स्ट्रेस लगाया कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, इसके दरमियान में जो रेशो होती है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी जब तक आपका ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी में आता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, उस वक्त उस पर लगाया गया स्ट्रेस और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है उसकी जो रेशो है उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज अ रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो रेशो है दैट इज नोन एज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी जो है, जैसे डेफिनेशन लिख दी मैंने स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन, इसकी भी तीन टाइप्स हैं। जैसे स्ट्रेस की तीन टाइप्स हैं, स्ट्रेन की तीन टाइप्स हैं, तो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी तीन टाइप्स हैं। वो कौन सी है जी, पहला जी यंग्स मॉडुलस, कैपिटल वाई से लिखते हैं। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे तो जो इलास्टिक कांस्टेंट आपके पास आएगा उसका नाम क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो बताना ये चाहता है कि टेंसाइल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल स्ट्रेन विद इन एन इलास्टिक लिमिट एंड देयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज
यंग्स मॉडुलस। तो इसको इस तरीके से लिखा, इनकी वैल्यूज पुट की, तो ये फार्मूला बन गया। अब आ गया जी बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में सिर्फ क्या चेंज आएगा, स्ट्रेस को आपने वॉल्यूमेट्रिक चेंज से, वॉल्यूमेट्रिक जो है ना कह लेते हैं आपके पास फ्रैक्शनल चेंज आया, उससे डिवाइड करें। इस फार्मूला में अब यहाँ पे एल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। और लास्ट वाली जो इसकी टाइप है वो है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को कैपिटल जी से लिखते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन को हम टैन थीटा भी कह चुके हैं, ठीक है, डेल्टा ए और ए भी कह सकते हैं, तो टैन थीटा भी लिख सकते हैं, इसको अकेला थीटा भी कहा जा सकता है। ये आपके पास बेसिक्स हैं जिनको हम थोड़ा सा आगे चल के कुछ टॉपिक्स के अंदर इसको इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपके पास डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर फार्मूलाज हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।